अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में सभी खुफिया एजेंसीज और सभी रियासतों के दहशतगर्द मुखालिफ दस्ते यानी एटीएस के सरबराहान की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में 11 रियासतों के एटीएस चीफ, एसओजी और खुफिया एजेंसीज के सरबराह शामिल होने की जानकारी मिली है। इस मीटिंग का मकसद एटीएस के साथ खुफिया एजेंसियों का बेहतर हालात और आने वाले वक्त में खुफिया इनपुट को जल्द से जल्द शेयर करना होगा। इंटर स्टेट रियासतों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग पहले भी होती रही है, लेकिन हाल ही में पकड़े गए दहशतगर्द मॉड्यूल के बाद टेरर अलर्ट्स को लेकर ये मीटिंग हुई है। इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना समेत तमाम स्पेशल कमिश्नर, जिसमें स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, लॉ एंड ऑर्डर समेत मुल्क की मुख्तलिफ 11 रियासतों के एटीएस चीफ, खुफिया एजेंसी, रॉ, आईबी, एनआईए और फील्ड ऑपरेशन से जुड़े अफसरान शामिल हैं। जराये के मुताबिक मीटिंग में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद तेजी से बदलते हालात पर चर्चा हुई। तो दिल्ली में 11 रियासतों के एटीएस चीफ, रॉ, आईबी के अफसरान शामिल हुए हैं। टेरर और तालिबान पर चर्चा हुई है। हालात किस कदर पेचीदा हो सकते हैं, इस बात का इस मीटिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको इस मीटिंग में बुलाया गया, उनके साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहने वाला है, टेरर मॉड्यूल का जिस तरीके से अभी हाल ही में खुलासा हुआ है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता था हिंदुस्तान के लिए, और खासकर जिन रियासतों का नाम लिया गया था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसी 3 रियासतें थी जहां पर बड़ी साजिश रची जा रही थी। उसको लेकर अब तमाम जो सीनियर्स हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो एटीएस चीफ हो, रॉ हो, आईबी के अधिकारी हो, तमाम लोगों के बीच ये मीटिंग हुई है। तो अंदाजा लगाए कि हालात किस तरीके से पेचीदा हो सकते हैं, इस बात को बखूबी समझा जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आ चुका है और जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ और पाकिस्तान का डायरेक्ट इसमें हाथ नजर आ रहा है, उसको लेकर तमाम जो हमारी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हो गई हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगी। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, राहुल लाल है, सीनियर जर्नलिस्ट है, परवेज हयात आईपीएस ऑफिसर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। तेज टिक्कू साहब, आपसे भी समझना चाहूंगी, दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने इन तमाम अफसरान की मीटिंग तलब की है, मीटिंग हुई यहाँ पर, हालात किस हद तक पेचीदा हो सकते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है, कैसे हम देखें इसे? देखिए, कुछ दिन पहले एक बहुत ही अहम टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज किया गया था। उसको उनमें से कईयों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और ये टेरर मॉड्यूल बिल्कुल उसी माफिक बनाया हुआ है और इसका काम भी जो अभी हम प्रेस से हमें पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है, उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, पाकिस्तान, दुबई और डी गैंग और अंदर में हमारे बैठे हुए जो स्लीपर सेल्स हैं। तो ये सारा एक्सपोजर फिर से हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब भारत के अंदर कई सारे धमाके होते थे, हर साल ही होते, हर महीने ही होते थे, बल्कि वो जयपुर में हो या दिल्ली में हो या अहमदाबाद में हो या अयोध्या में हो। तो मैं मानता हूं कि अब ये स्लीपर सेल्स और जो इनके बाहर बैठे हुए लोग हैं जो ये सब करा रहे हैं, वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सब क्यों एक्टिव हो चुका है और अभी क्यों एक्टिव हो चुका है, इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो खासकर ISI है और जो उनके सोर्सेज वगैरह हैं, जो उनके बनाए हुए आतंकवादी संगठन हैं या टेरर मॉड्यूल्स हैं, तालिबान की अफ़गानिस्तान में वापसी के बाद अब इनके हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ महीनों तक तालिबान और पाकिस्तान का जो हनीमून पीरियड है वो चलता रहेगा और इस दौरान वो ऐसे कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे जिनसे पाकिस्तान के अंदर एक जो प्रकार का एक्साइटमेंट हो रखी है, एक उनका जो मोराल जो है वो ऊंचा हो चुका है अब तालिबान की आने से, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान का तो एक ही मकसद है, वो ये
ये है कि हिंदुस्तान में जो है 1000 कट से, मतलब हज़ारों आप ऐसे चोटें मारो जिससे हिंदुस्तान हमेशा ब्लीड होता रहे, उनका खून बहता रहे, ये तो उनकी पॉलिसी है। और कई, मुझे लगता है कई साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर को छोड़कर कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं की है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोबारा से ये कार्रवाई शुरू करें, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अलर्ट हो जाएं। और ख़ास कर बिल्कुल। ये जो मॉड्यूल उन्होंने पकड़ा है, इससे काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, जिस वजह से उनको शेयर करना और आपस में बातचीत करना ज़रूरी समझा है। इस वजह से ये मीटिंग हो रही है। राहुल लाल जी, जिस तरीके से एक्टिवनेस नजर आ रही है अफगानिस्तान के हालात पर अगर मैं चर्चा करूं, तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान जिस तरीके से लबरेज नजर आ रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, और कश्मीर के अंदर भी जो हम देख रहे हैं बयानबाजी हो रही है, वो ये साफ करती है कि इनके इरादे नेक तो नहीं है। और इसी के मद्देनजर ये मीटिंग भी मुनक्किद की गई। देखिए शबनम जी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, या फिर सरकार के आने से पहले ही कह दूं कि जिस तरह से वो लगातार वहां पे जीतते चले जा रहे थे, उसी समय दुनिया भर के जो आतंकवादी संगठन थे उन्होंने काफी एनर्जी ली उस पूरे प्रकरण से। और पाकिस्तान का जिस तरह से दखल रहा, ISI के चीफ वहां पे जाते हैं और सरकार गठन में हक्कानी नेटवर्क को जिस तरह से प्रमुखता देते हैं, वहां पर देखिए मुल्ला बरादर की भूमिका को जिस तरह से पाकिस्तान कम करवाता है, तो एक तरह से उस सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी छाप पाकिस्तान की दिखती है। हम लोगों ने पंजशीर के लड़ाई में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के एयरफोर्स का प्रयोग हो रहा था, या फिर पाकिस्तान के जो सेना का प्रयोग हो रहा था। तो पाकिस्तान और तालिबान का जो नेक्सस है वो बिल्कुल खुल के सामने में आ रहा है। और अभी टिप्पू साहब सही कह रहे थे कि जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, अभी इस तरह से हनीमून पीरियड है दोनों का, अभी दोनों के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है। अभी एक तरह से तालिबान भी उसको पूरा सहयोग करना चाह रहा है और पाकिस्तान भी तालिबान को पूर्ण सहयोग करना चाह रहा है। इस स्थिति में भारत विरोधी गतिविधि ना हो, उसके संकेत तो पहले से मिल रहे, तो वो गतिविधियां इन लोगों ने काफी बढ़ाई हुई है। पाकिस्तान को यह भी लग रहा है कि FATF में जिस तरह से उसने उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा था, वो अपने आतंकी संगठनों को अब अफगानिस्तान भेज देगा, वो क्लीन सर्च चेहरा भी दुनिया के सामने में लेके घूमेगा और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम भी देगा। तो उसके प्रकरण में हम लोग इस प्रकार की घटनाओं को देख रहे थे और इसका अंदाजा हमारे सुरक्षा एजेंसियों को था, और उसी की तैयारी चल रही है ये पूरे देश भर में कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय चल रही है। हर जो स्लीपर सेल्स है, क्या वो एक्टिव हो गए, किस प्रकार की क्या चीजें चल रही है, और इनके कोऑर्डिनेशन देखिए लगातार अतीत में अगर हम लोग देखें, चाहे जो इस प्रकार की खुफिया एजेंसी रही है या फिर सुरक्षा एजेंसियां रही है। बिल्कुल ठीक है राहुल लाल जी, आपके पास में आऊंगे। हमारे साथ परवेज हयात भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, IPS ऑफिसर हैं। परवेज हयात जी, खैर मकदम है आपका, जी सलाम है। आपने देखा है अफगानिस्तान में तालिबान जब से काबिज हुआ है, दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही है, और खासकर अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान के लिहाज से तो और ज्यादा टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें सीधे तरीके से इन्वॉल्व है। आज मीटिंग हुई है, पूरा प्लानिंग की जा रही है, जो टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसको लेकर भी। क्या लगता है आपको, जो तालिबान है अफगानिस्तान के अंदर काबिज हुआ है, पाकिस्तान की सरपरस्ती में हिंदुस्तान को कितना खतरा पहुंचाने की कोशिश करने की प्लानिंग कर रहा होगा? देखिए, मैं तालिबान पे जिस दिन टेक ओवर किया था उसके दूसरे दिन में जी सलाम पे लाइव रूबरू था, तो मैं समझता हूं कि इसमें सारी गलती जो है, बिल्कुल मैं ब्लेम करना चाहूंगा सो कॉल्ड सुपर पावर, जो तीन दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, जिनको वीटो पावर भी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड स्टेट जो इतनी बड़ी सुपर पावर है, जिनके पास, जिन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशन तालिबान और जैश मोहम्मद और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने बैन रखा है, वही मुल्क जो ह्यूमन राइट्स के वर्ल्ड में अपने कुछ चैंपियंस की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के वॉचडॉग की बात करते हैं, अब वही मुल्क जो है एक टेरर आउटफिट को पे उन्होंने अलाउ किया कि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले। तो आपको नहीं लगता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नेटो, ये बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं, ऐसा लगता नहीं कि दे हैव आउटलिव्ड? इनको ये इनकी जिम्मेदारी है कि आज एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, टेरर आउटफिट को, जो आपके यहाँ खुद बैन है, और आप अभी छोटी सी बात का होता है तो इंडिया के ऊपर भी इल्जाम लगा देते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ, यहाँ ह्यूमन राइट का आपका वो रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स के वर्ल्ड में तालिबान से ज्यादा ये जो टेरर आउटफिट है, इससे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेटर्स कौन है?
आप बताइए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 बोलता है कि जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी, जिसमें अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी इलेक्टेड, उसने भी वो पूरे दुनिया के जो डेमोक्रेसीज है उसने साइन किया है। तो मुझको लगता है कि ये जो सुपर पावर्स हैं ये पॉलिटिकल, आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी ताकत है यूरोप में, फ्रेंच में भी, कि रिलीजन के आड़ में ये जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देख रहे हैं। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ये जो पाकिस्तान है, खास तौर से पाकिस्तान कहता है कि साहब यूएस के जाने के बाद से कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है, इनको एक आज़ादी मिली है। उनको नहीं समझ में आता, अगर आज़ादी मिली है तो पाकिस्तान अपने मुल्क के बॉर्डर को क्यों नहीं संभाल पा रहा है। जो जिस पाकिस्तान में अगर 60,000 टेररिस्ट हैं तालिबान के, और मिलियंस आप जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सब मुल्क छोड़ करके, औरतें, बच्चे, अच्छे इंसान, लॉ अबाइडिंग अच्छे लोग क्यों भाग रहे हैं? अगर ऐसी बात है जो पाकिस्तान कह रहा है कि ये खुशी की बात है, वो खुशी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बड़ी बड़ी ताकतें, यूनाइटेड स्टेट्स अपने रिलेशन को, जो सैंक्शन की हम बात करते हैं, जो पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, तो आज जरूरत इस बात की है कि ये हम हिंदुस्तान में कितनी भी हम बॉर्डर पे कितना भी हम प्रिकॉशंस ले लें, ये एक मुल्क का सवाल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के सिक्योरिटी को खतरा है इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन से। आज एक बहुत से मुल्क में टेरर है, आप नाइजीरिया में देखिए बोको हराम है, और भी मुल्क में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और पाकिस्तान के पास तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में है। तो आज जरूरत इस बात की, आज यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पे सैंक्शन लगाया हुआ है, छोटी छोटी बात पे इराक को जाके उन्होंने जो चाहा कर दिया। तो आज आपको नहीं लगता है कि इसमें इंटरनेशनल जो हमारे सो कॉल्ड सुपर पावर वो जिम्मेदार है दुनिया की पीस को डिस्टर्ब करने के लिए? तो आज हमारा हिंदुस्तान पे इसका खराब असर है, लेकिन हम लोग को तो इस मर्ज को जड़ से खत्म करना है। आज हम कितनी बड़ी सिक्योरिटी करेंगे, कितना अपने बॉर्डर को सेव करेंगे कि हम इसको, आज जितने टेररिस्ट हैं, सबसे बड़ा खतरा तो पाकिस्तान को, यूनाइटेड स्टेट को सैंक्शन लगाना चाहिए। जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेरर आउटफिट्स हैं, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट इज ए हाई टाइम टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में, या तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी हैज टू बी डिसमेंटल, इट हैज टू बी रीडिजाइन। सुपर जो उसमें वीटो सिस्टम है, मेजॉरिटी क्या होना चाहिए किसी एक इशू पे। एक मुल्क चाइना है, वो भी किसी इशू पे अगर वीटो कर देता है तो साहब वो फेल हो जाता है। क्यों नहीं मेजॉरिटी? तो दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां भी मेजॉरिटी डिसीजन होता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि देयर इज अ नीड फॉर रीडिजाइनिंग ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो दहशतगर्दी जो ये पनप रही है उसके जड़ों तक हमें जाना होगा, कैसे उसको हम उखाड़ फेंक सकते हैं, इस पर भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। अभी हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है वो भी इन्हीं सब चीजों का एक हिस्सा है, एक पहलू है। और इसी को लेकर तेज टिक्कू साहब, इसी को लेकर जिस तरीके से SCO समिट जो चल रही है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी नसीहत दी है कि भाई बढ़ती जो कट्टरता है वो क्षेत्रीय समस्याओं की खास वजह है। उन्होंने ये साफ कहा है, अफगानिस्तान का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। लेकिन मैं आपसे इस हवाले से समझना चाहूंगी, जो टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ, आतंकी जो है हिंदुस्तान के अंदर रेल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या इरादा है अर्थव्यवस्था को या यहाँ की जो लाइफ है उसको स्थिर करने की कोशिश है? ये एक इशारा है। देखिए, मैं आपके सवाल का तो जवाब ज़रूर मैं दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये परवेज साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया के अंदर जो सुपर पावर्स हैं या जो अपने आप को सुपर पावर मानते हैं और दुनिया भी उनको सुपर पावर मानता है, उनका भी ये कभी ख्याल नहीं था, इरादा नहीं था कि दुनिया के अंदर जो आतंकवाद है उसको वो ख़त्म करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग दुनिया में जो आतंकवाद है उसको पैदा करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया। अभी आप अफगानिस्तान ही देख लीजिए, जब सोवियत यूनियन को बाहर निकालना था तो वहाँ पर दोबारा सिरे से आजकल के युग में मुजाहिदीन को किसने तैयार किया, और मुजाहिदीन की आड़ में आकर कितने सारे संगठन पैदा हुए। उसी से अलकायदा भी पैदा हुआ, उसी से ISK भी पैदा हुआ। ISK तो खैर जो अमेरिका इराक में चला गया, जहां उनका जाने का कोई मतलब नहीं था, कोई कॉज नहीं था, कोई वजह नहीं थी, वहां चले गए तो एज अ रिएक्शन जो वहां पर IS पैदा हो गया। तो अब ये आतंकवादी संगठनों को जन्म देने वाला, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सुपर पावर्स की गलती है उनके, बल्कि अपने पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। और वो ये समस्या सोवियत यूनियन को निकालने के बाद उनका पूरा जो जखीरा था हथियारों का यहाँ छोड़ गए,
इतने सारे संगठन रेडिकल मिलिटेंट्स के पैदा किए उन्होंने, उनको यहाँ छोड़ के बोरी बिस्तर बांध के चले गए। वो तो बाद में अलकायदा ने उनको WTC में हमला किया तो उस वजह से वापस आ गए, नहीं तो वो तबाही मचाकर यहाँ से चले गए और प्रॉब्लम यहाँ के लिए छोड़ दी। लेकिन हमें अपने देश के, आपने जो सवाल पूछा, क्या ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को भंग करने का एक प्लान बनाया जा रहा था? देखिए, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का जब तक एम है कि वो हिंदुस्तान को 1000 कट से ब्लीड करता रहेगा, तब तक वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। आइडियली तो उनको इन सब का इस्तेमाल कश्मीर में करना चाहिए था, और क्योंकि अब उनके पास तालिबान बहुत सारे हैं, वो जो अब उनके लिए तालिबान के लिए कोई काम है नहीं, क्योंकि उनका काम ही है सिर्फ खून बहाना, और तो उनको वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन कश्मीर जाना इतना आसान नहीं है। बोलने की बात तो ठीक है, बोलने के लिए तो ठीक माना जाता है कि भाई कश्मीर में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहाँ कैसे जाएंगे कश्मीर? उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना इतना आसान नहीं है। पिछले 32 साल से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में स्थिरता पैदा करने, तो कामयाब नहीं हुए। तो अब उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट है इंडियन सिटीज, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। आप एकदम से पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकते, तो आपके पास तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक आप किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते। बल्कि आज का सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिनों पहले का फैसला आया कि आप इसका मतलब नहीं कि किसी ने कसूर किया था आप उसको अरेस्ट करो। तो हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको एक्सप्लॉइट करने का तरीका माना जाता है, और पाकिस्तान हर एक चीज करना चाहेगा। वो खून बहाना चाहेगा, वो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, वो हमारे इकोनॉमी को क्या, हमारे सोशल निज़ाम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। कम्युनल राइट्स ये करने की कोशिश करेगा, जो हमारे सोसाइटी के अंदर धरारे हैं उनको बड़ा करने की कोशिश करेगा। तो वो हर एक चीज करेगा जो पिछले कई सालों से वो कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में ये सब हो रहा है, दुनिया की नजर सब उधर पड़ी हुई है, तो हिंदुस्तान में वो करेगा, वो सोचेगा कि भाई एक तो इससे उनके अपने जो संगठन है उनका मोराल ऊंचा हो जाएगा, और दूसरा जबकि दुनिया कहीं और देख रहा है तो हिंदुस्तान में जितनी बर्बादी है वो कर सकेंगे। इस वजह से वो पाकिस्तान ये करने की कोशिश कर रहा है। राहुल लाल जी, जैसे कि तेज टिक्कू साहब ने एक बहुत सही बात यहाँ पर कही कि हमारे यहाँ निज़ाम है, हमारे लोकतंत्र है, और कानून के तहत तमाम चीजें होती हैं, कार्रवाई होती है। डायरेक्ट हम तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, डायरेक्ट हम गोली मार देंगे या सजा दे देंगे, हमारे यहाँ का ये निज़ाम नहीं है, और इसका फायदा उठाते हैं लोग। अब इसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, इसके लाभ भी होता है। जैसे अभी यूपी ATS ने 2 लोगों को, जिसको गिरफ्तार, उन लोगों ने दिल्ली पुलिस को सुपुर्द किया था आतंकवादी कह के, उसको दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि वो लोग बेगुनाह है, और एक तरह से उनको फिर उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया। तो देखिए, अगर सरकारें इस रूप में काम करती हैं, भरोसे के साथ काम करती है कि नहीं, निर्दोष अगर कोई भी भूल से पकड़ जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे, तो फिर जनता भी आपके साथ इन्वॉल्वमेंट में भाग लेती है। देखिए, आतंकवादी घटनाओं को केवल सुरक्षा एजेंसियों या फिर खुफिया एजेंसियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हम लोग, उसमें जनता की भी भागीदारी चाहिए कि जनता भी उसको सपोर्ट करे, इस प्रकार की तमाम सूचनाओं को ऊपर तक साझा करे। तो इसलिए ये एक देखिए, एक तरह से अगर हम लोग सोचते हैं तो ये व्यवस्था हमें कमजोर सी नजर आती है, लेकिन यही व्यवस्था जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हमारे भारत जैसे देश की मजबूती का कारण है। आप देख लीजिए, भारत पाकिस्तान हम लोग साथ आजाद हुए, वहां पे कितने संविधान बदल गए, कितने बार सैनिक शासन लग गए, लेकिन हमारे यहाँ पे आज हमारी संविधान की जड़ें कितनी गहरी है, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। तो ये एक बड़ा सा परिवर्तन भी इसी कारण से शबनम भी आता है। लेकिन जो मूल विषय है, जरा मैं उसके ऊपर फिर से आऊंगा कि देखिए, इस समय थ्रेट्स काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। यहाँ पे लोग सही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी है, जो दुनिया के सारे देश हैं, विकसित देश है, उनका आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और मैं बार आपके कार्यक्रम में मैंने कहा भी है कि अमेरिका जैसे देश, अमेरिका ले लीजिए, रूस, ब्रिटेन, जितने भी देश हैं, इन सबों की स्थिति देखिए कि ये आतंकवाद को एज ए फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में यूज करते हैं। आज अगर 20 साल के बाद अमेरिका वहां से जा रहा है और ये कहते जा रहा है कि हमने अलकायदा को समाप्त कर दिया और हम तालिबान को सत्ता सौंप के जा रहे हैं, तो फिर क्या अलकायदा, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, खुरासान, क्या ये सब अलग अलग समूह हैं? हमने पहले भी कहा, हक्कानी नेटवर्क को देखिए आप, उसकी भागीदारी हर जगह नजर आती है। तो डबल स्टैंडर्ड के कारण से दुनिया में बिल्कुल राहुल जी सहयोग संगठन में इस मसले को उठाया
कि हम कट्टरता को, रेडिकलाइजेशन को हमें वैश्विक तौर पर मिलकर इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन ये यही समझ से परे बात है परवेज हयात जी, यही बात जो है वो समझ से परे है कि आप मुखौटा ओढ़ते हैं शांति दूत बनने का, और अंदर खाने सुपर पावर को हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर किस तरीके से 20 साल तक जो था तालिबानियों को पाला पोसा गया, और रिजल्ट हम सबके सामने है। हिंदुस्तान के लिए ये सिर्फ खतरा नहीं है, लेकिन बाकी ममालिक क्यों नहीं सोच रहे हैं? यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये एक आइसोलेशन में इशू को नहीं देखिए, ये एक हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और अभी जिस तरह से लग रहा है सबसे ज्यादा जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो बैन है ग्लोबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मैं कह रहा हूँ, तालिबान को किसने क्रिएट किया, ISI को किसने क्रिएट किया, ये सारी चीजें सबको मालूम है। ये ठीक है, हम लोग अपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जैसे बताया हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कि भाई जो हमारी LOC है उसको क्रॉस करना बहुत आसान नहीं है, और हम लोग भी किसी भी चीजों को, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, उसके सब देखेंगे। हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना हो गई, हम ड्रोन से उसको मॉनिटरिंग करेंगे, हम मुस्तैद रहेंगे। लेकिन हमको जरूरत है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया एक बहुत बड़ी एक वर्ल्ड लेवल की एक पावर है, इकोनॉमिक पावर के रूप में भी। यार आज जरूरत है, यूनाइटेड नेशन की पिछली सिक्योरिटी काउंसिल में, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हिंदुस्तान को मौका मिला था, लेकिन आपने देखा होगा पिछली जो लास्ट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जबकि UNAC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी जो मेजबान है, जो हेडशिप है वो इंडिया की है, तो उसमें तालिबान का जिक्र नहीं आया। इट वॉज ए वेरी सैड कमेंट्री। आज जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाना है जिससे कि जितने ये लोग हैं जो पॉलिटिकल फायदे के लिए, जो भी सुपर पावर्स हैं, तो जब इनको इराक को डिसमेंटल करना था, इनके पास कोई बहाना मिल गया। आज बताइए 60,000 जो टेररिस्ट हैं, और वहां पे हमारी 3 लाख की आर्मी थी। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का वो इशारा नहीं था, वो सारी के सारी इन्होंने ट्रेन किया था, सारा आर्म्स उनको छोड़ के चले गए। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा वो प्रेशर बनाएं, पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया शुड टेक ए लीड, जिससे कि इतना प्रेशर पड़े कि यूनाइटेड स्टेट्स, कोई भी सुपर पावर है, या चाइना है या रशिया है, दिस इज राइट टाइम टू आइसोलेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान को हम नहीं कह रहे हैं, हम तालिबान कह रहे हैं, अभी जो ये रिकॉग्निशन इनको नहीं मिला है, जितने भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने जितने भी इंटरनेशनल कोवेनेंट साइन किए हैं, फ्रीडम इस पे, राइट टू फ्रीडम पे, ह्यूमन राइट्स पे, जितने भी कोवेनेंट साइन किए हैं, जब अगर ये टेरर गवर्नमेंट जो अभी जो गवर्नमेंट है तालिबान की, अगर उस इंटरनेशनल कोवेनेंट्स को, ह्यूमन राइट्स के जो एग्रीमेंट है उसको, ये अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इनके ऊपर सैंक्शन लाना चाहिए। पूरे टॉप जितने भी नेटो है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनको भी देखना चाहिए कि आज उनको नहीं लग रहा है कि कल उनके ऊपर भी खतरा है। जितने भी जो अफगानिस्तान है, अगर सारे दुनिया के सारे टेररिस्ट जितने भी बैंड है, अगर इनके यहाँ आ जाएंगे तो ये पूरे वर्ल्ड की पीस को खतरा है। ये सिर्फ हम आइसोलेशन में हिंदुस्तान को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हिंदुस्तान में भी जो हमारी एजेंसीज है उसमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं हमारे, हम उसको बॉर्डर पे ड्रोन मॉनिटरिंग 24/7 करेंगे, और भी टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आज इसकी जो अभी जिस तरह से सुपर पावर डील कर रहा है, तो क्या हम इजाजत दे रहे हैं कि एक टेरर दूसरे मुल्क में भी, मान लीजिए कि नाइजीरिया में बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कल वो भी सोचेगा कि अच्छा तालिबान ने 60,000 लगने, मिलियंस ऑफ। बिल्कुल, इससे तो हौसला बुलंद होगा। जो दूसरे टेरर मॉड्यूल हैं, जो इस तरह के तंजीमें हैं, उनका हौसला बुलंद होगा। उनको भी ब्रेक करना है, उनको भी ये नसीहत देनी है कि नहीं, ऊपर तुम्हारे कोई है, ऊपर हाथ है जो तुम पर बंदिशें लगा सकता है और सबक सिखा सकता है। एक छोटे, अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के मुद्दे पर खुद को एक तरीके से अलग कर लिया, उसको लेकर उसकी क़यादत पर सवाल उठ रहे हैं, और तमाम लोग इसको लेकर सवाल कर भी रहे हैं। तेज टिक्कू साहब, मेरा सवाल है, अगर हम देखें इंटरनेशनल मंच पर जिस तरीके से परवेज हयात साहब ने कहा कि सुपर पावर को छोड़िए, भारत को जो है, हिंदुस्तान को जो है, आगे आके उसको नेतृत्व करना चाहिए। UNAC की मीटिंग में हमने देखा एक प्रस्ताव पास करा लिया गया कि अफगानिस्तान की जमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इसके साथ ही अभी हम देखें SCO समिट चल रही है, मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन के सामने ही ये कहा है कि कट्टरपंथ को लेकर उन्होंने तीखा हमला किया है। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, क्या ये एक कूटनीति के तहत पूरी तरीके से हो रहा है, या हिंदुस्तान को और ज्यादा आगे आकर बात करनी होगी? ये पॉसिबल है? देखिए,
हाँ, पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इंडिया से ये तवक्का करना कि वो दुनिया भर के माइंड सेट को या उनके इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, शायद हम इंडिया को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर टेररिज्म को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 30 साल से डेफिनेशन ही नहीं बन रहा है टेररिज्म का, क्योंकि वहां पर लोग कह रहे हैं कि किसी के लिए टेररिज्म है और वही टेररिज्म दूसरे के लिए आज़ादी की जंग है। तो जब हम टेररिज्म पर ही नहीं, डेफिनेशन पर ही नहीं एक्सेप्टेंस हो रही है हमारी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया टेररिज्म के बरखिलाफ हो सकती है, लेकिन टेररिज्म का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हर एक देश अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देखता है। अब आप खुद देख लीजिए, FATF में पाकिस्तान को कौन बचा रहा है? या जब हमने जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाना था तो चाइना ने कितनी बार पाकिस्तान की सहायता करी। तो हर एक देश जो है, मैं मानता हूं कि हर एक देश अपने अपने इंटरेस्ट को देखता है और वो उसका इस्तेमाल करता है जो लोग इस पिंजरे में फंस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के अंदर कई सालों से ये गृह युद्ध चल रहा है, सोवियत यूनियन आने के बाद, उससे पहले भी यही हो रहा था। तो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं अपने लिए, ना कि किसी और के लिए। वो उनको फिक्र नहीं है कि अफगानिस्तान में शांति हो। कुछ ही देश हैं वो चाहते हैं वहां पर शांति हो, लेकिन बाकी तो ये चाहते हैं कि वहां अस्थिरता बनी रहे और उस अस्थिरता का, इंस्टेबिलिटी का हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम यह है, इंडिया के पास, इंडिया तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी नहीं है। हाँ, आजकल हम उसकी सदारत कर रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब हमारे पास वीटो पावर नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो हमारी करना चाहिए। इंडिया अगर जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा, शायद टाइम आएगा जब इंडिया की बात का वैल्यू होगा, लेकिन इस समय में इंडिया जो कर रहा है, मेरे ख्याल से अगर उससे वो कुछ उनको हासिल हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है। मैं नहीं मानता कि इंडिया के पास कोई मैजिक वैंड है जो वो चलाकर दुनिया को बोले कि भाई आप ये करो और वो ना करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो देश जिन्होंने अपनी भी जाने इतनी सारी गंवाई हैं, वो इराक में गंवाई हो या अफगानिस्तान में गंवाई हो, कहीं और जगह पर गंवाई हो, आप ये बताइए मेरे को, क्या उनको मालूम नहीं है कि अल कायदा का सबसे बड़ा बॉस और उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का, वो पाकिस्तान में रह रहा था? क्या उनको नहीं मालूम है कि सबसे ज्यादा 9/11 के जितने गुनहगार थे, जो कल्प्रिट्स थे, वो पाकिस्तान में पाए गए? क्या उनको नहीं पता कि तकरीबन एक समय था, 10 साल तक एक समय था जबकि हर एक आतंकवादी हमला हर एक जगह जहां होता था उसके तार पाकिस्तान के जुड़े रहते थे। तो पाकिस्तान पे कार्रवाई करने के बजाय वो इराक चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनके इंटरेस्ट वहां पर थे। उनको ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किसी और को तंग करे, उनको अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। इसी तरह चाइना भी आजकल अपना इंटरेस्ट देख रहा है। चाइना तो तालिबान आने से पहले ही चाइना ने तालिबान डेलीगेशन को अपना चाइना में बुलाकर उनसे बातचीत करी थी। तो हर एक आदमी इस्तेमाल करता है दूसरे की ताकत को या दूसरे की कमजोरी को अपने लिए। कोई ये नहीं देखता कि इससे किसी और देश को कितना नुकसान हो या उनको खुद बाद में कितना नुकसान हो जाए। तो ये इतनी डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे पर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि इंडिया को अपने सरहदों की हिफाजत करनी पड़ेगी, इंडिया को अपना इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना पड़ेगा, और ये अपेक्षा रखना कि कोई हमारी इसमें मदद करेगा, मैं मानता हूं कि ये करेक्ट थिंकिंग नहीं है। राहुल लाल जी, हिंदुस्तान से इतनी तवक्को करना, जैसे कि तेज टिक्कू साहब ने भी कहा है कि इंटरनेशनल मंच पर सुपर पावर को पीछे छोड़ते पूरी क़यादत का सरबराह वो बन जाए, क़यादत वो करे, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा तवक्को करना होगा हिंदुस्तान से? अमेरिका जैसा जब सुपर पावर जान रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर उसका इनामी टेररिस्ट मौजूद है, सरकार में वो बनने जा रहा है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप बताइए हिंदुस्तान से इतनी तवक्को करना ज्यादा नहीं होगा? चलिए, हम लोग भारत से इतनी ज्यादा आशा नहीं रखते, लेकिन हम ये तो सोचेंगे कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो। ठीक है, इस पूरे प्रकरण में अमेरिका कहीं न कहीं एक्सपोज हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। और हमारे विदेश नीति में मुआवजा चाहूंगी, मैं आपको रोक रही, मुआवजा चाहूंगी। इंटरनेशनल मंच पे जितना हिंदुस्तान कर सकता है वो अपनी बात मजबूती के साथ रख रहा है, तो फिर कहाँ आप हिंदुस्तान को पीछे की तरफ देखते हैं? नहीं, मैं पीछे नहीं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी बड़े अच्छे से टिक्कू साहब ने समझाया कि देखिए,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है कि हर कोई अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने का पूरा प्रयास करता है। इस मामले में देखिए हम लोग अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम लोग रहे हैं उनके साथ। आप देखिए कि क्या स्थितियां रही जब वहां पे एक तरह से अफगानिस्तान पीस प्रोसेस चला, चाहे वो ट्रंप के पीरियड में चला, चाहे वो बाइडेन के पीरियड में चला, भारत को उसमें जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो तवज्जो उसमें उस पूरे पीस प्रोसेस में नहीं मिली। तो अब उल्टे देखिए, भारत सरकार की घोषित नीति होती थी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सैंक्शंस को मानते हैं, हम अमेरिका के सैंक्शन को नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने ईरान से जो है कि 2019 के बाद से हम लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं और हम लोग अमेरिका के तेल ले रहे हैं जो काफी महंगे दर पे भी मिल रहा है। ईरान के साथ हमारे रिश्तों में जो संतुलन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर ये पूरा सिचुएशन देखिए, अफगानिस्तान केवल अफगानिस्तान नहीं है, हम लोगों का ईरान में चार बहार प्रोजेक्ट है। उस ईरान के चार बहार प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान से होते हुए हम लोग मध्य पूर्व तक पूरा जाने का एक प्लान भी था जिसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे थे। आप अगर इस पूरे क्षेत्र में भारत अपने हित की दृष्टि से अगर सोचेगा तो उस पूरे क्षेत्र में अब अगर हम लोग अफगानिस्तान हाथ से निकल जा रहा है, ईरान भी अगर कल अब जिस तरह से भारत हम लोगों से दूरी बढ़ी और चीन के साथ उसकी निकटता में काफी वृद्धि हुई, चीन ने अगले 25 वर्ष में वहां पे भारी निवेश करने का एक अलग सा प्लान बनाया। तो इन स्थितियों को देखते हुए हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में मैं कह रहा हूं बैलेंस यानी कि उसको संतुलन में रखने की जरूरत है। राहुल लाल जी, वही तो हो रहा है, बैलेंस करने की तो कोशिश हो रही है, इसलिए तमाम पॉलिसीज जो है उन पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है। परवेज है आज भी मेरे साथ मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी। परवेज जी, अल-कायदा ने कश्मीर का जिक्र किया है, पिछले दिनों आपने देखा भारत पर कितना बड़ा खतरा आप इसे मानते हैं? देखिए, हम हाइब्रिड पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जितने भी कंट्रीज होते हैं वो अपने इंटरनेशनल पॉलिसीज को भी डोमेस्टिक जो पॉलिसी होती है उसको तरजीह देते हुए इंटरनेशनल अपनी पॉलिसी सेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हम वो देखते हैं कि हमको कहाँ फायदा है, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी पहले जो इंडिया था, शुरू में नेहरू के एज में, टिटो के एज में हम लोग नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को मानते थे कि साहब हम लोग अगर कोई चुपचाप रहेंगे, किसी दूसरे के मुल्क में दखल नहीं करेंगे। वो वक्त चला गया है। अब ये अभी वक्त आ गया है, हिंदुस्तान इस मुकाम पे पहुंच गया है, हम अपने जो आंतरिक जो इंटरनल सरहद है उसको हम मजबूत रखेंगे। हमारे पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है, ड्रोन मॉनिटरिंग कर सकते हैं और एरियल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बहुत हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उसको मजबूत करेंगे। वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि हम पहले भी मुस्तैदा रहे हैं और भी मुस्तैदा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कितने टेरर मॉड्यूल को डिसमेंटल किया है। अभी आपने देखा होगा कि जो सुरंग बनाते थे पाकिस्तान से, टेररिस्ट आते थे, उसमें कितने लोगों को हमने डिसमेंटल किया है, कितने लोगों को हम लोगों ने जो उनके ड्रोन से इलीगल आने की कोशिश किया उनको हम लोगों ने टारगेट बना के खत्म किया। मेरा ये कहना है कि हम अपनी इंटरनल पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत मजबूत करेंगे। लेकिन वक्त आ गया है कि अब नॉन अलायंस का जिस तरह से इंडिया में था, तब हमारी इतनी ताकत नहीं थी। अभी हमारी वर्ल्ड में इतनी ताकत है कि हम लोग एक प्रेशर के ऊपर, जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, बाई एंड लार्ज आप देखेंगे कि ज्यादातर कंट्री, अभी ये एक बहुत तजुब की बात है कि इतना बड़ा ये जो मिडिल ईस्ट है। दूसरी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स की बात मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारी क्राइसिस एशिया और मिडिल ईस्ट में क्यों है। सारा जो प्रॉब्लम है, चाहे वो फिलिस्तीन का प्रॉब्लम है, चाहे वो ये यहाँ के ईरान का प्रॉब्लम है, इराक, सारी क्राइसिस एशिया में क्यों हो रही है, यूरोप में हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, कोई टर्मोइल नहीं हो रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अब वक्त आ गया है इंडिया को कि इंटरनेशनल लेवल पे, अभी तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की सरहद पे है, जैसे FATF की बात की गई, तो उस पर भी हम लोग कामयाब रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज में। FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, न निकाला जाएगा। तो अभी जरूरत है कि हम लोग पाकिस्तान को, जो बिल्कुल सही है कि जितने भी जो टेररिस्ट का है, जितना भी मेडुल से सबकी जड़ वहां से जाती है। और अभी अमेरिका ने भी कहा है कि हम अपनी पॉलिसी को, क्यों कहा है कि इसमें इंडिया और भी दूसरे मुल्क हैं, ईरान ने भी उस पर कहा है। तो धीरे धीरे जब इंडिया बोलेगा, ईरान बोलेंगे और भी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, तो कल यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी, जो उनकी पॉलिसी है, उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और उसको वो सैंक्शन, आज अगर वो ईरान के खिलाफ सैंक्शन लगा सकते हैं जो एक पीस लविंग कंट्रीज है, तो आज जरूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को ऐसा माहौल बनाया जाए इंटरनेशनली कि वो सैंक्शन लगाएं। सारा प्रॉब्लम वहां से निकल रहा है। हम इंटरनली अपने आप को मजबूत रखेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम एक लाइक माइंडेड प्रेशर ग्रुप पे काम करेंगे। अभी इस बात की भी यूनाइटेड नेशन में एक बात उठनी चाहिए कि वर्ल्ड पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब बात हो रही थी न्यूक्लियर को बैनिंग में, तो 6-5 तो क्यों फेल हुआ था, मेजॉरिटी ओपिनियन था। इसी तरह से
आज जरूरत है कि यूनाइटेड नेशन में, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो फाइव मेंबर्स हैं, उसमें चाइना भी है, उसमें एक कंट्री को क्यों वीटो पावर है, मेजॉरिटी की क्यों नहीं बात की जाती? अगर कल बहुत से जो पाकिस्तान या जो अफगानिस्तान, जहां भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नाइजीरिया में है, दूसरी जगह, तो अगर ये मेजॉरिटी आज नहीं कल, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप से चेंज लाने की जरूरत है, तभी ये मुल्क होगा। हम इसको आइसोलेशन में नहीं कर सकते। यूएन को लेकर जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको लेकर और जो उनके पास पावर है, वीटो पावर है, किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रिकंसिडर हो सकता है, इस पर बात होनी चाहिए? नहीं, ये तो हिंदुस्तान का पक्ष काफी देर से है कि यूनाइटेड नेशन को, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही नहीं, यूनाइटेड नेशन को ही रीमॉडल करना पड़ेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। उसमें तवज्जो दी गई कि वो जिनके पास वीटो पावर है 5 देश, उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं। तो इंडिया तो कह रहा है कि दुनिया भर की नंबर 2 हम दुनिया के आबादी वाले देश हैं चाइना के बाद। अगर हमारा वीटो पावर नहीं है और किसी दूसरे देश का वीटो पावर है जो हमसे बहुत छोटा है, तो ये बिल्कुल अनफेयर है। शायद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब के रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता था, लेकिन आजकल का यूनाइटेड नेशंस और आजकल की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आजकल की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और इंडिया तो कब से ये बोल रहा है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को दोबारा से गठित करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनके पास ताकत है वो ताकत छोड़ना नहीं चाहते। और ट्रेजेडी हमारी क्या है आप देख लीजिए, जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस में कमिटीज बन रही थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन रहा था, हमको बोला गया आप बन लीजिए, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, आप सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर आप बन लीजिए। क्योंकि उस वक्त चाइना को कोई बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि कम्युनिज्म था वहां पर और एलाइज यूनाइटेड नेशन को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन हमने इंसिस्ट किया नहीं नहीं, हमारी जगह अब चाइना, जब ताइवान को हटाने की बात थी तो हमारी जगह आप चाइना को ले लीजिए। तो गलतियां हमने की है, अब उन गलतियों को सुधारना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है उन गलतियों को सुधारना। दूसरा क्या हुआ इतनी दौरान में, जबकि कोल्ड वॉर तक, जब तक वो खत्म हुआ 1989 में कोल्ड वॉर जो सोवियत यूनियन टूट गया, उस टाइम तक 2 पक्ष थे सुपर पावर, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। अब सोवियत यूनियन आहिस्ता आहिस्ता सुपर पावर का दर्जा वो खत्म हो रहा है, उसकी जगह चाइना आ रहा है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने तरीके से दुनिया को देख रहा है। वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप है, तो दुनिया को वो अपने तरीके से मॉडल करना चाहता है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं कि इंडिया उनको अकेले में ठीक कर सके। और मैं ये भी मानता हूं कि पिछले कई सालों से हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही थी, हमारे देश में स्थिरता जबरदस्ती, हर दूसरे दिन बम ब्लास्ट होते थे, तो हमको कोई सीरियसली भी नहीं लेता था। अब थोड़ा सिचुएशन चेंज हो रही है, जब से हमने ये बालाकोट टाइप का ऑपरेशन किया, चाइना को हमने डोकलाम में या फिर लास्ट ईयर चाइना का मुकाबला हमने किया और हम पीछे नहीं हटे, उससे हमारी छवि बढ़ी है और शायद हमारा रुतबा भी बढ़ गया है, जिससे हमारी बात को अब सीरियसली माना जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी चेंज किसी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में करना बहुत मुश्किल है। आपने एससीओ की बात करी, अब एससीओ में आप देश देख लीजिए कौन है। वो देश है, एटलीस्ट 3 मेन देश है, ईरान, चाइना और पाकिस्तान। वो सब मदद कर रहे हैं, सॉरी पाकिस्तान नहीं है, ईरान, चाइना एंड रशिया, वो सब तालिबान के साइड से बोल रहे हैं, ओपनली नहीं बोल रहे हैं लेकिन अलाइंड है उनके साथ। तो आप वहां पर आप तालिबान के बरखिलाफ या तालिबान के आतंकवाद के बरखिलाफ बात करेंगे तो आप एक लोन वॉइस होंगे। लेकिन हमने प्रयास जारी रखना, कोशिश जारी रखनी है और ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे आतंकवाद को डिफीट कर सकेंगे। इंटरनेशनल लेवल मंच पर हिंदुस्तान लगातार कोशिश कर रहा है और जो अभी शंघाई के अंदर जो ये मीटिंग चल रही है, 15 दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाले और सबकी नजरें इस पर बनी हुई है। एक दुशांबे में एससीओ समिट चल रहा है और जिस तरीके से आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर, कट्टरपंथा को लेकर जिस तरीके से तीखा हमला बोला है, एक तरीके से नसीहत भी है। राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे है, तमाम लोगों का कहना है, कई लोग कह रहे हैं यहाँ कि भाई हिंदुस्तान को और ज्यादा आगे यहाँ आना है
और ज्यादा बात करनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हम अपने पड़ोसी मुल्कों के आसपास अगर हम देखें तो क्या हम बहुत पीसफुली रह रहे हैं? चारों तरफ हमारे दुश्मन नजर आते हैं, मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से डिस्टर्ब नजर आता है। कितना ज्यादा डिस्टर्ब है? पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, चाइना आप देख लीजिए, ठीक है, अफगानिस्तान के हालात आप देख लीजिए। तो हिंदुस्तान अभी उस हालत में नहीं है कि सबके सामने आए और बोले कि आइए आप मुझसे, या ये कहे हिंदुस्तान की मैं पंगा लेने के लिए तैयार हूं। वैसे हालात नहीं है, कूटनीति है, उसके तहत ही तमाम चीजें हो रही है। तो क्यों इतना प्रेशराइज किया जाए? नहीं, देखिए, प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है आतंकवाद को लेके, चाहे दुनिया का कोई भी मंच हो, ब्रिक्स हो, संघाई सहयोग संगठन हो, अभी अब आसियान की बैठकें हो, हर जगह हम लोग आतंकवाद के मामले को गंभीरता से उठाते हुए रहे। और ये बात भी पूर्व पैनलिस्ट ने सही कहा कि आखिर FATF में पाकिस्तान आया कैसे, क्यों नहीं वो बाहर निकल के आ रहा है? तो भारत का एक दबाव है लगातार, जिस कारण से वो निकल के आ रहा है। मसूद अजहर को एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ से हम लोग को टेररिस्ट घोषित करवाना था। तमाम चीन के विरोधों के बावजूद, एक लंबे समय लगने के बावजूद भी उस प्रक्रिया में भी हम लोगों को सफलता मिली और चीन को अपना वीटो वापस लेना पड़ा। तो भारत सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। जहां तक देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात हो रही थी, उसके सिक्योरिटी काउंसिल के डेमोक्रेटाइजेशन को लेकर हमारी डिमांड सच में काफी पुरानी डिमांड है कि भारत को ही ना शामिल किया जाए। हम लोग तो ये भी नहीं कह रहे हैं, बाकी और अन्य कई देशों को लेकर चल रहे हैं कि आप उनको भी शामिल कर लीजिए, लेकिन उसका विस्तार होना चाहिए समय और देश काल और परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन एक चीज और अभी इस समय जो भारत के लिए आवश्यक है कि देखिए, जो जिस मुद्दे को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि इंटरनेशनली हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि सारे देश अपने अपने इंटरेस्ट और हितों के अनुसार काम करते हैं, और उसी बीच में भारत एक मजबूत उभरती हुई ताकत के रूप में हमें सुनना भी आवश्यक है। दुनिया को लिए दुनिया सुनेगी भी। तो मान लीजिए कि अभी वहां पे अगर पंजशीर के क्षेत्र को ही अगर हम लोग ले रहे हैं, तो एक तरह से कुछ इस तरह के प्रयास भी लगातार होना चाहिए कि दुनिया के लाइट माइंडेड देशों को लेकर कि अगर तालिबान है तो उसका काउंटर के रूप में जो दूसरे समूह है उसको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद दिलाई जा सके। जहां तक हमारे पास जानकारी है कि इस प्रकार के कुछ प्रयास पर्दे के पीछे से हो भी रहे हैं कि उसको कैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या कैसे अंतर्राष्ट्रीय रुझान उसके तरफ मोड़ा जाए। तो ये प्रयास भी हो रहा है, कैसे नहीं कि ये प्रयास नहीं हो रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटक है कि चीन जिस तरह के हम लोग के रिश्ते हैं और चीन जिस तरह से भारत विरोध के लिए एक तरह से कोई भी मौका वो चूक नहीं रहा है हाल फिलहाल के समय में, तो वो अमेरिका भले ही कह रहा है कि हम चीन से लड़ने के लिए जो है कि हमने ये क्षेत्र छोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो एक पावर वैक्यूम तैयार हुआ है वो उस जगह को चीन लेने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो अब ऐसे स्थिति में आप अगर दुनिया की शक्तियों को अगर कल भी अगर अमेरिका साउथ एशिया में, उसको भारत को देखना ही पड़ेगा, कोई उसके पास चारा नहीं है कि अगर वो साउथ एशिया में अगर चाइना को उसको काउंटर करना तो किसके माध्यम से काउंटर करेगा? भारत के माध्यम से ही करेगा। अभी एक मैं उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे कि भारत के अगर स्थिति को आपने बताया कि कैसी स्थितियां हैं हमारे तरफ, एक तरफ से अगर हम लोग देखें जो अफगानिस्तान का पूरा मामला है, एक तरह से टेररिस्ट के क्षेत्र में तो है ही, वो नार्को टेररिस्ट, वो नार्को टेररिज्म का अगर उसको कहा जाए ज्यादा बेहतर होगा। हमारे देश के तरफ एक तरह से आप देख लीजिए म्यांमार, लाओस, इस तरह की ये एक तरह से गोल्डन ट्रायंगल कहलाते हैं दुनिया में, एक तरह से मादक पदार्थों को लेके। और यहाँ पर अगर देखें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये गोल्डन क्रिसेंट कहलाते हैं। इन दोनों में क्षेत्रों में पहले एक तरह से वो अफीम इत्यादि लेके कंपटीशन चलता था, प्रतिस्पर्धा की भावना होती थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ राहुल लाल जी, तमाम कोशिशें हो रही हैं इंटरनेशनल मंच पे, हिंदुस्तान और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात रख रहा है, कोशिशें हो रही हैं। परवेज हयात साहब, PM अमेरिका में क्वाड मीटिंग में बोलेंगे, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे, ये भी इन्हीं तमाम चीजों का हिस्सा रहेगा। स्ट्रैटेजी हम लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में हम पीछे हैं, दिल्ली से लेकर अमेरिका तक। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैम, लेकिन कि हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज, हमने जो से नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात की थी वो उस वक्त हमारी परिस्थिति और थी। अभी अमेरिका भी हिंदुस्तान की, अब दूसरे मुल्क भी हिंदुस्तान को एक दूसरी एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर, बढ़ती हुई पॉलिटिकल पावर की तरफ देख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा और अभी राहुल जी ने भी कहा कि FATF में पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट से नहीं निकला है, निकल भी नहीं पाएगा। हर जगह जिस हम लोग को कामयाबी मिलेगी। अभी जैसे एक और भी एक चीज है, इसको मैं भी कहने वाला था कि जैसे एक वहाँ पे पंचशील है, तो ये दैट वाज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जो भी अच्छे रास्ते हैं, कोशिश हो रही है कि उनको लेकर के पूरे तालिबान को उनको मजबूत करके डिसमेंटल किया था, जिसे लोहे के लोहे काटा टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जो तालिबान क्रिएशन है अमेरिका का। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं है।
जितनी ज्यादा पूरी दुनिया में विद इन अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हुआ है, बाइडेन की यहाँ तक कि लोग की उनकी रिजर्वेशन की मांग भी करने लगे हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुआ है। फीमेल के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको लेकर के भी फीमेल के बहुत इंटरनेशनली कई मुल्कों में, जर्मनी में, यूके में प्रोटेस्ट हुआ है। तो जो इंडिया का जो अपना स्टैंड है, तो ये हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत मजबूत और एलर्ट रहते हुए अभी राइट अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ ये बात नहीं है कि इंडिया यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो जाए, उसके लिए तो कोशिश हो रही है और भी मुल्क उसमें है। उससे ज्यादा अभी जो मौजूदा हालात है उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है कि एक मुल्क अगर वीटो कर देता है, मान लीजिए कि 3 या 4 मुल्क किसी अच्छे मुद्दे पे राइट पॉइंट पे वो आते हैं, एक मुल्क को वीटो कर देता है, वो कामयाब नहीं होता। जरूरत इस बात की है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ टाइम एंड अगेन, कि ऐसा यूनाइटेड नेशन में आज नहीं कल इस बात में रिफॉर्मेशन आएगा कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में को स्पेंड होने की जरूरत है, इंडिया हैज टू गेट ए मेंबरशिप, अदर कंट्री हैज टू कम। जो अभी 5 मुल्क हैं उसमें मेजॉरिटी डिसीजन की बात कही जा रही है। मैंने देखा है कि कुछ जगह इसकी आवाज उठी है यूनाइटेड नेशन में कि एक मुल्क, आज कोई बात होती चाइना वीटो कर देता है, अगर यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूके एक दे आर ऑन द सेम पेज, तो अमेरिका उसको चाइना वीटो कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए मेजॉरिटी डिसीजन, चाहे वो अगर उस पर कोशिश करनी है। तो अभी ये राइट टाइम है कि हम लोग देखें कि जो अगर जब तक अफगानिस्तान में ये जो है वो टेरर की जो गवर्नमेंट है उसको, मेरे ख्याल से अपना जाती वो है कि इंडिया को और लाइक माइंड कंट्रीज को उनको रिकॉग्निशन मिलनी नहीं चाहिए। उसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर होना चाहिए। जब तक वो इंटरनेशनल कोवेनेंट ह्यूमन राइट्स के और भी जितने भी इशू हैं, SDG 5 के जितने भी हैं, नहीं होता। अदरवाइज हमारे पास फोरम है, ब्रिक्स है, G77 है, G22, हर फोरम पे हिंदुस्तान आवाज उठाएगा। और अभी राइट ऑकेजन है कि हम एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल पावर बन के आ सकते हैं कि हम अपना एक इंटरनेशनल पीरियड ग्रुप में हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल मैं देख रहा हूँ। थैंक यू। बिल्कुल। टिक्कू साहब, लास्ट कमेंट बहुत छोटा सा आपसे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर परिस्थितियां, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की परिस्थितियां बदली हैं। और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइना उभर रहा है एज अ सुपर पावर। और जब तक चाइना सुपर पावर बनता रहेगा, जब पूरा विश्व उसको मानेगा, तब तक पूरे विश्व के अंदर जितने भी ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें सुधार लाना बहुत मुश्किल होगा। और मैं तो ये मैं भी मानता हूं कि एशिया के अंदर जो यूरोप में पहले टकराव होता था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, वही टकराव हमें देखने को मिलेगा एशिया के अंदर, खासकर इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में। तो हमारे लिए तो परिस्थितियां जो है काफी थ्रेटनिंग बन रही है, लेकिन हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटी भी है कि हम आगे बढ़ते जाएं और एक इमर्जिंग पावर के तौर पर हमारी भी दुनिया में बात मानी जाए। चलिए, माजरा चाहूंगी राहुल लाल जी, आपसे रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी, वक्त की कमी है। बहरहाल आप तीनों लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हिंदुस्तान पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहा है दहशतगर्दों से निपटने के लिए, और जो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही हैं उन लोगों से निपटने के लिए भी। आज के नज़रिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।